Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the स्टीम पीड के पर्सपेक्टिव से है। आंध्र प्रदेश के वहाँ पे स्टीम पीड का सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिसमें 9 के आसपास लोगों का डेथ है वो हुआ। स्टूडेंट, जब भी किसी पैनिक का सिचुएशन क्रिएट होता है पब्लिक गैदरिंग के दौरान में, तो जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके जो मोर नंबर्स हैं वो आपको कैजुअलिटी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर हम किनको इंक्लूड किया करते हैं? वुमेन जो पर्सन हैं, चिल्ड्रंस हैं, डिसेबल पर्सन हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं। तो आप देखिए कि इस इंसिडेंट के दौरान में भी जिन 9 लोगों का डेथ हुआ है, जिसके अंदर वुमेन पर्सन हैं और चिल्ड्रंस हैं, उनका मोर कैजुअलिटी यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स, क्यों हमारे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में समय समय पे स्टीम पीड का सिचुएशन देखने के लिए मिलता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रैली का सिचुएशन हो, किसी रिलीजियस बिलीफ के रिगार्डिंग में लोगों का गैदरिंग हो, या किसी डिफरेंट रीजन की वजह से वहाँ पे भी आपको इस तरीके से इंसिडेंट्स हैं वो मिला करते हैं। तो आप देखिए कि जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग हुआ करता है तो लोकल अथॉरिटीज़ से परमिशन के बाद में ही वो इवेंट को कैरी आउट किया जाता है। बट लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जब वहाँ पे परमिशन ग्रांट करते हैं तो उस दौरान में आप देखिए कि उनके द्वारा अगर साइट का प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं किया गया है या विदाउट इंस्पेक्शन के बेसिस के ऊपर ही परमिशन दे दिया गया, तो उस दौरान में भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो हुआ करते हैं। प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो अगर कैरी आउट नहीं हुए हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स प्रॉपर नहीं हैं, प्रॉपर एंट्री और एग्जिट गेट्स है उसका भी यहाँ पे रेगुलेशन है वो नहीं किया। यहाँ पे भी जो इंसिडेंट के अंदर में जो आई विटनेस हैं उन्होंने यही बताया है कि एंट्री और एग्जिट गेट है वो सिंगल गेट यहाँ पे था, जिसकी वजह से मोर जब डिवोटी पर्सन है वो वहाँ पे टेम्पल में दर्शन के लिए गए, तो उस दौरान में आप देखिए कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ मोर लोगों के आने की वजह से, और सिंगल पासवे होने की वजह से यहाँ पे ये इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एकादशी है उसके बारे में भी मेंशन है। एकादशी बेसिकली क्या हुआ करता है, जो पंचांग का जो कॉन्सेप्ट है, पंचांग बेसिकली आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो तिथि जिस बेसिस पे डिसाइड हुआ करती हैं, लूनी सोलार एक कैलेंडर का काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हुआ करता है। लूनी सोलार का मीन्स क्या है कि सोलार का जो साइकिलिंग प्रोसेस है उसके ऊपर भी वो डिपेंड है, मून का जो साइकिलिंग प्रोसेस है उसके ऊपर भी वो डिपेंड है। आपको जो कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किसके ऊपर में बेस है, क्या वो सोलार बेस कैलेंडर है या लूनार बेस कैलेंडर है या लूनी सोलार है। बहुत साइकिल्स को ये प्रेफर है वो किया करता है। तो आप देखिए कि इसके अंदर में जो साइकिलिंग प्रोसेस है उसके बेसिस पे जो डेट्स हैं वो डिसाइड होती हैं। 11th का जो डेट हुआ करता है जिसको कि एकादशी यहाँ पे कंसिडर है वो किया जाता है। एकादशी एक सेक्रेड डे के रूप से हुआ करता है, टेम्पल के अंदर जो लोग हैं वो हिंदुइज्म के अंदर में लोग हैं वो विजिट हैं वो किया करते हैं। तो उसी दौरान में ये इंसिडेंट है वो हुआ है। अब ये जो पंचांग कॉन्सेप्ट हमने अभी रीड किया इसके अंदर भी आप देखिए कि 15 डेज के बेसिस के ऊपर में जो यहाँ पे डिसाइड है वो किया जाता है। एक आप देखिए कि जिसमें जो मून का जो लाइट है वो हुआ करता है, जिसको कि शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। जब आपको पूर्णिमा है वो मिलेगा, फुल मून है वो मिलेगा, एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो मून का जो लाइटनिंग है वो कम रहेगा, डार्क का जो जोन होता है जिसको कि कृष्ण पक्ष के नाम से बोला करते हैं। ये तो हमने कैलेंडर कॉन्सेप्ट लूनी सोलार के ऊपर डिपेंड जो पंचांग का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे देखा। सिक्योरिटी सिचुएशंस के बारे में रीड किया, लोकल अथॉरिटीज़ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंट्री और एग्जिट गेट का जो रेगुलेशन है उसके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री के अंदर में जो सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेप्थ का जो पर्सपेक्टिव है उसके रिगार्डिंग में आरबीआई ने एक स्टडी को कैरी आउट किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया कि हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल डेप्थ है ओवर द ईयर्स, पिछले अगर हम प्री पेंडेमिक ईयर्स से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे जो डेप्थ है वो इंक्रीज हुआ है। मींस लोगों के पास में मोर लाइबिलिटी इस समय प्रेजेंट्स है। लोगों को वो जो लाइबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट वे की वजह से भी हो सकते हैं। तो आप देखिए कि आरबीआई का ये स्टडी है कि लाइबिलिटीज जो हैं जो 2019-20 के समय इस तरीके से हुआ करती थी, इस समय इंक्रीज होते हुए काफ़ी ज़्यादा उनका नंबर्स हैं वो मिलेगा। जीडीपी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो पहले आप देखिए कि 3.3% हुआ करती थी जीडीपी के अकॉर्डिंग में।
3.3 है, जो प्री पैंडेमिक ईयर्स के अंदर में इतना लाइबिलिटी एक पर्सन के ऊपर में या कंप्लीट जीडीपी के डाटा के अकॉर्डिंग में देखने के लिए मिलता था, जो कि इंक्रीज करके 4.7% है वो हुआ है। अगर हम बात करें असेट्स के पर्सपेक्टिव से, तो असेट्स आप देखिए कि जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% किया करते थे प्री पेंडेमिक ईयर्स के अंदर में। प्री पेंडेमिक ईयर का मीनिंग क्या है? 2019 और 20, जब पेंडेमिक है वो नहीं आया था। 2020 के समय पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी के ऊपर हुआ, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन कर दिया गया था, लॉकडाउन जो कि हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट था। तो आप देखिए कि जो 12% का जो असेट हुआ करता था एक कॉमन पब्लिक के पास में, वो रिड्यूस करके कितना हुआ है, वो 10% ऑफ जीडीपी है वो हुआ है। 10% ऑफ जीडीपी प्रेजेंट समय में। तो असेट में डिक्लाइन हुआ है, लाइबिलिटी में इंक्रीज है वो यहाँ पे हुआ है। ये बेसिकली स्टडी है वो बताती है। एक नए जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेविंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी इमर्ज हुए हैं। म्यूचुअल फंड यहाँ पे एक पॉपुलर सेविंग इंस्ट्रूमेंट के रूप से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ जो है उसके 25 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के। तो आप देखिए कि 2000 के समय में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वैसे तो ये कम्प्लीटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट्स का क्रिएशन, और स्टेट्स का कोई टेरिटोरियल सोर्निटी है वो नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने विल पावर के ऊपर डिपेंड है, जब भी वो चाहें उन एरियाज का जो टेरिटरी है उसको चेंज उनके द्वारा किया जा सकता है। तो 2000 के समय में 3 स्टेट्स हम वो क्रिएट हुए थे। उत्तर प्रदेश से आप देखिए कि उत्तराखंड को क्रिएट किया गया, क्योंकि वो हिली रीजन है, वो डिफरेंट वहाँ का कल्चर पर्सपेक्टिव है, उसके रिगार्डिंग उत्तराखंड वहाँ पे क्रिएट हुआ था। मध्य प्रदेश से जो डिफरेंट किया गया वो छत्तीसगढ़ था, और आप देखिए कि बिहार से जो अलग किया गया था वो था झारखंड। तो इस तरीके से 3 स्टेट्स हैं वो क्रिएट हुए। अब छत्तीसगढ़ का जो 25 ईयर्स हैं उसी के सेलिब्रेशन के दौरान में पीएम सर के द्वारा कहा गया कि कभी हमारे नेशन के अंदर में 125 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नक्सलिज्म से इम्पैक्ट हुआ करते थे। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे नक्सल मूवमेंट से रिगार्डिंग में आपको सिंपैथी है वो मिलेगा। नक्सल मूवमेंट में क्या सिंपैथी है वहाँ पे, कि जो स्टेट है, जो जो गवर्नमेंट है, उसको आप देखिए कि बैरल ऑफ द गन के थ्रू मूवमेंट को वो कैरी आउट करते हैं, स्टेट के अगेंस्ट में वायलेंस को कैरी आउट करते हैं नक्सलिज्म के अंदर में। इनिशियली जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके बिहाइंड में जो रीजन्स थे वो हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जमींदारी का जो प्रथा है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का प्रेजेंस होना, फॉरेस्ट एरिया के अंदर में उनके राइट्स के रिगार्डिंग में ओप्रेस किया जाना। और आप देखिए कि हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका एक सेंसिटिव वे के अंदर में उन लोगों को ट्रीट है वो ना करना। फिर उसको आप देखिए कि जो जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड की जाती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके द्वारा उस मूवमेंट को लीड किया जाता है, और उसके बाद में वो मूवमेंट अपने पीक के ऊपर हुआ करता है। 125 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उससे इम्पैक्ट हुआ करते थे। अब प्रेजेंट समय में जो डिस्ट्रिक्ट्स के नंबर्स हैं वो कितने हुए हैं? 125 से आप देखिए कि डिक्लाइन करके जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 3 हैं प्रेजेंटली। तो अब यहाँ पे जो पीएम सर ने कहा है कि जो इम्पॉसिबल टास्क था उसको हमने पॉसिबल है वो कर दिखाया है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2026 का जो ईयर है, मार्च 2026, उसको एज ए यहाँ पे एक टारगेट जो टाइम पीरियड है वो भी बताया है कि मार्च 2026 से पहले नक्सल मूवमेंट है उसको हमें एलिमिनेट है वो करना है। अभी रिसेंट डेज में जो हमने रीड किया था इसी मंथ के जो अक्टूबर मंथ के दौरान में, कि महाराष्ट्र के वहाँ पे, छत्तीसगढ़ के वहाँ पे भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें कि जो नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उन्होंने आप देखिए कि आर्म्स को लीव किया है, और वो जो मेन स्ट्रीम में एंट्री के रिगार्डिंग में उन्होंने अपना जो प्रॉमिस है उसको कैरी आउट किया। गवर्नमेंट का एक रिहेबिलिटेशन का पॉलिसी भी है कि अगर कोई अपना आर्म्स को लीव करते हुए मेन स्ट्रीम के अंदर एंट्री को चाहता है तो उसको गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करती है। क्योंकि काफ़ी बार जो लोग हैं वो नक्सल मूवमेंट से आप देखिए कि सिंपैथी की वजह से भी जुड़ते हैं, काफ़ी बार फोर्सफुली भी उनको जुड़ाया जाता है उस मूवमेंट के अंदर में। तो अगर कोई मेन स्ट्रीम में आना चाहता है तो उसका रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट का एग्जिस्ट है वो किया करती हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे पीएम सर ने छत्तीसगढ़ का जो प्रोस्पेरिटी है उसके बारे में कहा, बस्तर के बारे में मेंशन किया गया कि बस्तर इमर्ज एज ए सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। अभी आप देखिए कि ओपी चौधरी जो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर में एज ए लेजिस्लेचर के रूप से हैं, वहाँ पे हो सकता है मिनिस्टर का पोस्ट के ऊपर भी हों।
तो ओपी चौधरी कभी दंतेवाड़ा के वहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं वो लॉन्च किए थे कि दंतेवाड़ा के रीजन के अंदर में कैसे वहाँ पे एजुकेशन है उसको प्रोवाइड किया जा सकता है लोगों को। उन्होंने छू लो आसमान, नन्हे परिंदे, इस तरीके से काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं वो चलाए थे। तो आपको रीड करना चाहिए, ओपी चौधरी हैं, जो अमित कटारिया हैं, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं वो क्या थे वो सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर में, जिससे कि वहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं उस दौरान में जो चिल्ड्रंस थे वो अब यूथ एज के अंदर में होंगे। तो आप देखिए कि उनको कैसे वो मेन स्ट्रीम से जो मेन स्ट्रीम में एंट्री है वो कैरी आउट कर सके, एजुकेशन को कैसे वो यहाँ पे एजुकेशन में कैसे अपना इंटरेस्ट है वो डेवलप कर सके। तो ये कुछ ऐसे आपको इनिशिएटिव्स को आपको अपने आंसर्स के अंदर में भी कोट करने का ज़रूरत है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केरला के बारे में है, केरल स्टेट के, आप देखिए कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक फंक्शन को कैरी आउट किया जिसमें डिक्लेयर किया कि केरल जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उससे एलिमिनेट कर चुका है, उससे फ्री हो चुका है। कुछ दिनों पहले भी इस न्यूज़ को हमने रीड किया था कि केरल जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के रिगार्डिंग में, उससे एलिमिनेट करने के रिगार्डिंग में जो उन्होंने इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए थे और काफ़ी कुछ एरियाज़ में उनका इम्प्रूवमेंट है वो भी मिला था। हमारे जो सर्वेज हैं उसमें भी ये रिपोर्ट्स आती हैं कि केरल स्टेट के अंदर में जो पॉवर्टी का जो लेवल है वो काफ़ी कम है, गरीबी है जो काफ़ी कम है, और एक्सट्रीम पॉवर्टी तो आप देखिए और भी वहाँ पे कम है कंट्री के अदर पार्ट से अगर हम कंपेयर करें। उसके बिहाइंड में क्या रीजन हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं आप देखिए कि वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन का होना, प्रॉपर एजुकेशन के अलावा गवर्नमेंट के द्वारा भी जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करना, वहाँ पे लोगों को एनकरेज करना, स्पेशली जो चिल्ड्रंस हैं उनको एम्प्लॉयमेंट का जो बेसिक सर्विस होना, एम्प्लॉयमेंट का वहाँ पे होना। केरल से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए भी जाया करते हैं वहाँ पे, और रेमिटेंस के थ्रू वो पैसा भी सेंड किया करते हैं। और टूरिज्म का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, चाहे आयुर्वेदिक टूरिज्म हो या आप देखिए कि नेचुरल टूरिज्म का वहाँ पे प्रेजेंस हो। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट होता है, उनके पास में मनी है वो जनरेट होता है, और वो जो बेसिक लाइन है गरीबी रेखा है उससे वो बाहर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूनेस्को के बारे में है, यूनेस्को ने जो अर्बन एरियाज हैं उनको एक डिफरेंट डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग में 2004 के समय एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। 2004 के समय इनिशिएटिव है वो लॉन्च हुआ था। इनिशिएटिव का नाम है वो क्या है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो आप देखिए कि सिटीज है, डेट मीन्स कि अर्बन एरिया को इनको डेवलप करना है, अर्बन एरिया को अपग्रेड है वो करना है। तो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में हमारे भी काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर में काउंट हुए हैं। एक बार इसको हम देख लेते हैं अच्छे से डिटेल में। तो आप देखिए कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क कब ये स्टार्ट हुआ, 2004 के समय ये स्टार्ट हुआ। प्रीलिम्स के अंदर में बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। अर्बन एरियाज़ को डेजिग्नेट करना था, उनका जो डिफरेंट प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग में कौन कौन सा कैटेगरी है जिसके अंदर में ये यहाँ पे जो क्रिएटिव सिटी का जो टाइटल है वो दिया जाता है। तो फर्स्ट आप देखिए कि फ़िल्म का सेक्टर है। फर्स्ट किसका है, फ़िल्म का है। हमारी कंट्री में कौन सा सिटी हो सकता है फ़िल्म के रिगार्डिंग में, तो जो मुंबई है वो फ़िल्म के रिगार्डिंग में यहाँ पे डेजिग्नेटेड है। सेकंड आप देखिए कि जो सेक्टर है वो लिटरेचर का सेक्टर है। सेकंड जो सेक्टर है वो लिटरेचर है यहाँ पे। लिटरेचर के अंदर में क्या हमारा कोई सिटी है यहाँ पे, तो आप देखिए कि लिटरेचर के अंदर में जो केरल का ही एक जगह है कोझिकोड, केरल का ही एक जगह है कोझिकोड, उसको लिटरेचर सिटी बनाया गया था लास्ट ईयर के दौरान में। अब जब लिटरेचर सिटी बनाया गया तो यूपीएससी का ये कोई अदर एग्जाम कंडक्ट हुआ था, चाहे जियो साइंटिस्ट का था या एनडीए का एग्जाम था या किसी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि लिटरेचर के अंदर में फर्स्ट जो ग्लोबल सिटी है वो कौन सा था, कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट सिटी है वो कौन सा था लिटरेचर कैटेगरी के अंदर में। तो एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है, एडिनबर्ग जो है वो फर्स्ट लिटरेचर सिटी के रूप से डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को के द्वारा। थर्ड कैटेगरी यहाँ पे है जिसमें क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क में शामिल किया जाता है वो है म्यूजिक का कैटेगरी। म्यूजिक आप देखिए कि म्यूजिक के अंदर में अर्लियर फेज में जो सिटी हुआ करती थी वो हुआ करती थी वाराणसी है, जो हमारा बनारस है। इसके अलावा चेन्नई है। चेन्नई आप देखिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारे सदर्न इंडिया का जो हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है, सॉरी जो द्रविडियन जो म्यूजिक है उसके रिगार्डिंग में। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट आप देखिए कि ग्वालियर है। ग्वालियर जो कि तानसेन का सिटी है, तो वाराणसी है, चेन्नई है, ग्वालियर है, और
तानसेन जो मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में काफ़ी इम्पोर्टेंट एक म्यूजिकल सेक्टर के पर्सनैलिटी हुआ करते थे। फोर्थ कैटेगरी जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट का। इसका है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, कि आर्ट का वहाँ पे डेवलपमेंट हो। तो आप देखिए कि हमारा जो सिटी है वो है जयपुर, यहाँ पे इसका पार्ट है। और जयपुर के अलावा है जो श्रीनगर जो है, जयपुर के अलावा श्रीनगर है। तो जयपुर के अंदर में जो ब्लू ब्लू जो पोट्री है उसका डेवलपमेंट होता है। सांगानेरी प्रिंट भी है, जयपुर के अंदर ही एक जगह है सांगानेर, वहाँ का प्रिंट हुआ करता है। और श्रीनगर के अंदर में तो आप देखिए कि काफ़ी सारे आर्टिशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट के रिगार्डिंग। फिर स्टूडेंट्स एक कैटेगरी है डिजाइन का। फिफ्थ जो कैटेगरी है वो किसका है, डिजाइन का। डिजाइन का कैटेगरी के अंदर में हमारा कोई भी सिटी नहीं है। आपको कैटेगरीज मेंशन कर दी जाएंगी, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर में इंडियन सिटीज हैं, कौन सी कैटेगरी में इंडियन सिटीज हैं वो नहीं है। फिर आप देखिए कि एक एक जो कैटेगरी है वो है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मीन्स क्या है कि यहाँ पे फूड का जो हैबिट्स हैं, फूड का जो कल्चर है उस सिटी के अंदर में हो। तो हमारे यहाँ पे एक हैदराबाद बिरयानी आपने काफ़ी बार रीड किया होगा, तो हैदराबाद का सिटी है। लखनऊ को भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि जो अवधी वहाँ पे जो फूड हैबिट्स हुआ करती थी, अवधी जो फूड का जो कल्चर हुआ करता था उसके रूप से। और भी लखनऊ काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट जो फूड वैरायटी हैं उसके लिए फेमस है। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक कैटेगरी है मीडिया का। तो मीडिया आर्ट के अंदर भी हमारा कोई सिटी है वो नहीं है। जैसे डिजाइन के अंदर में नहीं है वैसे ही मीडिया आर्ट के अंदर में भी नहीं है। तो ये आपको रीड करने चाहिए, याद होने चाहिए। आपको याद रहेंगे तो आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो करेक्ट है उसको कर सकेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्लाउड सीडिंग के बारे में है। दिल्ली के अंदर में जो एयर क्वालिटी में डिक्लाइन हुआ था तो उसी में इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग में, या जो जो सस्पेंडेड जो एयर क्वालिटी में जो पोल्यूटेंट हैं उनको डाउन किया जा सके और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनको क्लीन किया जा सके, इसके लिए जो आर्टिफिशियल रेन के रिगार्डिंग में क्लाउड सीडिंग है वो किया गया। क्लाउड सीडिंग एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है या नहीं है, तो ये तो आप देखिए कि अभी भी डिबेट का टॉपिक है। एथिकल जो इश्यूज हैं उसके रिगार्डिंग में भी, इसके रिगार्डिंग में आपको डिबेट है वो मिलेगा। बट अगर हम बात करें क्लाउड सीडिंग के बारे में, तो क्लाउड सीडिंग बेसिकली आप देखिए कि एक मिनिमम अमाउंट के अंदर में क्लाउड्स का प्रेजेंस है वो होना चाहिए। उसी के थ्रू यहाँ पे जो एरोसोल्स हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर में, चाहे वो सिल्वर आयोडाइड हों, कॉमन सॉल्ट हों, रॉक सोल्ट्स हों। जिससे कि वो जो केमिकल्स हैं, जो एरोसोल्स हैं, वो क्लाउड को यहाँ पे जो क्लाउड को फॉर्म करें, न्यूक्लाई के रूप से वो काम करते हैं। और क्लाउड अगर फॉर्म होगा तो जो जो आर्टिफिशियल रेन को कैरी आउट है वो किया जा सके। अब ये दिल्ली के अंदर में जो एक्सपेरिमेंट किया गया वहाँ पे क्लाउड्स के जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम थे। उसके बाद में भी ये जो किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया, तो उसका जो अभी रिजल्ट है वो तो नहीं मिला है। बट काफ़ी बार इसके इम्पैक्ट इस तरीके से भी आते हैं कि जो आर्टिफिशियल रेन करवाया गया काफ़ी अलग अलग सिटीज़ में ये हुआ करता है, ग्लोबल सिटीज़ में। और उसके बाद में आप देखिए कि वहाँ पे रेन है वो नहीं स्टॉप होता है, या काफ़ी दिनों के बाद में जो रेन का कंडीशन है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में हैं। ऑस्ट्रेलियन जो बिजनेस से रिलेटेड जो पर्सन है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बोथ नेशंस एक दूसरे के साथ में इकोनॉमी कोऑपरेशन को कैरी आउट करते हैं, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन जो माइनिंग कंपनीज हैं इंडिया को मोर प्रेफर हैं वो किया करती हैं चाइना के कंपैरिजन के अंदर में। उसके बिहाइंड में काफ़ी सारे ऐसे रीजन हैं। गवर्नमेंट का हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको प्रमोट करना हो, कि फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर में आई। मेक इन इंडिया तो बेसिकली हमारा जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, खुद का जो डेवलपमेंट कैपेसिटी है उसके रिगार्डिंग में था। बट उसी दौरान में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं वो लॉन्च हुए थे। वर्ल्ड बैंक इसका रिपोर्ट भी निकाला करता था। हमारे कंट्री का टारगेट ये भी था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में हम काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस है उसको कैरी आउट करें। टारगेट के रूप से हमने इसमें इम्प्रूवमेंट है वो किया था। बट बाद में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके अंदर में जो कैलकुलेशन जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी मिस्टेक्स सामने आए थे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के रिगार्डिंग में। तो बाद में वो जो रिपोर्ट है वो डिसकंटिन्यूस हुआ वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और नेक्स्ट अगर हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो अब देखिए कि जो जो बोथ गवर्नमेंट्स हैं उनका जो माइनिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसमें कोऑपरेशन होना मेजर रीजन है, जिसकी वजह से कंपनीज भी यहाँ पे मोर प्रेफरेंस को कैरी आउट करते हैं।
साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं क्यों यहाँ पे एज ए स्कैम हब के रूप से इमर्ज हैं वो हुए हैं। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंडर में एक आप देखिए कि एक डिपार्टमेंट है या एक विंग है जो जिसको हम जानते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इंडियन साइबर क्राइम जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो काफ़ी बार अपने रिपोर्ट्स में बताता है इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इन कंट्रीज़ के लिए जाया करते हैं और वहाँ पे जो साइबर स्लेवरी का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में उनका इंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। अभी म्यांमार के अंदर में जो साइबर हब के रूप से एक डेवलप्ड एरिया था वहाँ से जो लोग हैं वो माइग्रेट किए थे थाईलैंड के अंदर में, इसमें इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन हैं वो भी मिले थे और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्लियरिफाई किया कि वहाँ से जो लोग हैं उनको इंडिया के अंदर में लाया जाएगा। क्यों उस सेक्टर के अंदर में उनका इंगेजमेंट था, क्या किसी फोर्सफुली वे के अंदर में था, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी उनको बताया गया जॉब के दौरान में लोग वहाँ पे गए थे और फिर उनको इंगेज कर लिया गया इस अनएथिकल या आप देखिए कि इस क्रिमिनल एक्टिविटी के रिगार्डिंग में। तो उन सभी का डिस्कशन है वो किया जाएगा, उनके लाने के बारे में भी डिस्कशन था। बट ये क्यों ऐसे एरियाज हैं जो इमर्ज हुए हैं, मेन क्वेश्चन ये है। एक तो आप देखिए कि ये दो कंट्रीज के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे इनका डेवलपमेंट होता है, चाहे वो म्यांमार थाईलैंड का एरिया हो या लाओस कंबोडिया का एरिया हो। तो म्यांमार थाईलैंड का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे इनका प्रेजेंस होना या आप देखिए कि लाओस और कंबोडिया का बॉर्डर एरिया है वहाँ पे इनका प्रेजेंस होना। इसके अलावा वहाँ का जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, आप देखिए कि म्यांमार में जो मिलिट्री है, मिलिट्री का ही कोई यहाँ पे जो पर्सन होगा उसका उसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट होगा, जो काफ़ी करोड्स एंड करोड्स का जो बिजनेस है वो हुआ करता है इन जो अनएथिकल जो प्रोसेस है उसके थ्रू में। तो क्रॉस बॉर्डर एरियाज में प्रेजेंस है जो वहाँ का जो मिलिट्री का जो पावर है म्यांमार के अंदर में उनको भी जो सपोर्टेड जो पर्सन है उनके द्वारा इसका ऑपरेशन को कैरी आउट किया जाना। तो कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से इनका प्रेजेंस है और इस एरिया के अंदर में साउथ एशिया हो या साउथ ईस्ट एशिया हो वहाँ पे जो यूथ पॉपुलेशन है, काफ़ी सारा पॉपुलेशन है जिनको कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अट्रैक्ट किया जाता है और इस एरियाज में इंगेज है वो कर लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, अब देखिए कि यूक्रेन ने क्लेम किया है कि रसिया का एक पाइपलाइन है, रसिया का पाइपलाइन है उसको उन्होंने टारगेट किया है जिससे कि रसिया का जो फ्यूल है उसको सप्लाई को इम्पैक्ट है वो यहाँ पे रहेगा। और रसिया के द्वारा तो यूक्रेन को अब देखिए कि टारगेट लास्ट 2.5 ईयर से कंटिन्यूस किया गया है, काफ़ी सारे विलेज हैं उनको कैप्चर है वो कर लिया गया। पर जब ये जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो उस समय लोगों को लग रहा था कि जो यूक्रेन है कुछ दिनों के अंदर में आप देखिए उसको कैप्चर कर लिया जाएगा रसिया के द्वारा। बट यूक्रेन ने कंटिन्यूस यहाँ पे रेजिस्ट किया है, कंटिन्यूस फाइट है उसको कैरी आउट किया है। यूक्रेन को सपोर्ट भी है, वेस्टर्न कंट्रीज का यहाँ पे सपोर्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो मीटिंग हुआ अभी रिसेंटली, तो उसी के साइडलाइन के अंदर में जो साउथ कोरिया है वो चाइना है उनके रिलेशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि साउथ कोरिया और चाइना के जो डिफरेंसेज हैं उनके रिजोल्व करने के बारे में, जो भी डिफरेंसेज बोथ कंट्रीज के बिटवीन में है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस के अंदर में उनका जो वाइफ हैं जो कि इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती हैं, उनके रिलीजन के रिगार्डिंग में जो डिबेट है वो हुआ था। एग्जाम के लिए तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मेजरली आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस में जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसी से इंस्पायर होते हुए हमने भी जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है उसको क्रिएट किया था। बट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है वो डिफरेंट है, जो वर्किंग प्रोसेस है वो डिफरेंट है। वहाँ पे भी जो अपर हाउस है जो सीनेट है उसको हेड किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, हमारे यहाँ पे भी राज्यसभा को हेड किया जाता है। बट आप देखिए कि जैसे जो अगर प्रेसिडेंट का जो किसी वजह से वैकेंसी क्रिएट होता है तो रिमेनिंग टाइम पीरियड वाइस प्रेसिडेंट कैरी आउट करते हैं। इंडिया के अंदर में कुछ कुछ समय के लिए वाइस प्रेसिडेंट को मौका मिलता है, कंप्लीटली जो टाइम पीरियड है वो उनके द्वारा सर्व है वो नहीं किया जाता। तंजानिया के बारे में है, तंजानिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो इलेक्शन में विक्ट्री है उसके बारे में मेंशन किया गया। कुछ दिनों पहले हमने तंजानिया का जो हाईएस्ट पीक है वो उसको आपको रीड करने के लिए कहा था। तंजानिया का वाइल्ड लाइफ के बारे में भी साइंस के पेज के ऊपर एक न्यूज़ था जिसमें वहाँ पे ह्यूमन मेड जो डिस्ट्रप्शन है उसको इंक्लूड किया गया कि ह्यूमंस के द्वारा वहाँ पे जो इकोलॉजिकल सिचुएशन है उसको डिस्टर्ब है वो किया गया है। कनेडियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने अपोलोजाइज किया है यहाँ पे ट्रम्प का जो
टैरिफ का जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में, तो एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बहुत कंट्रीज का जो डिस्कशन है। बस आपको बॉर्डर बॉर्डर के बारे में पता होना चाहिए। कनाडा और यूएस का जो बॉर्डर है वो लार्जेस्ट यहाँ पे जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर होता है। इंडिया का भी कोई बॉर्डर एरिया है जो कि टॉप 5 बॉर्डर्स के लेंथ के अंदर में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो टॉप 5 के अंदर में आया करता है ग्लोबल लेवल के ऊपर में, क्योंकि आप देखिए कि 4096 किलोमीटर है जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है। यूएस आप देखिए कि यहाँ पे अलाइज के बारे में है, चाइना का जो एग्रेसिवनेस है उसको काउंटर करने के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के बारे में है। कंटिन्यूस हमने इन टॉपिक्स को रीड है वो किया है। तंजानिया का लोकेशन एक बार आप जरूर से देख लेना, लेक विक्टोरिया के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। वहाँ पे केन्या के बारे में भी हमने रीड किया था। और जो हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, क्या वो तंजानिया के अंदर में सिचुएटेड है, अफ्रीका का जो हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है, और वाजवान के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया कि जो वाजवान जो है उसको किस तरीके से वहाँ पे तैयार है वो किया जाता है। काफ़ी फेमस वहाँ का फूड जो थिंग है जो वाजवान के रूप से कंसिडर हुआ करता है। और इसके प्रिपरेशन के अंदर में जो डिफरेंट स्पाइसेस हैं जिनको यूज किया जाता है, डिफरेंट वे हो। आप देखिए कि कुकिंग है हमारी कंट्री में, आपको नॉर्दर्न पार्ट से लेकर सदर्न पार्ट तक जो कुकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, पकाने का जो फूड को, वो डिफरेंट डिफरेंट है। और इसी वजह से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स मिलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी है वो मिलेगा। कहीं पे आप देखिए कि बिहार में लिट्टी चोखा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो कहीं राजस्थान में जो दाल बाटी चूरमा, इस तरीके से फूड आइटम्स हैं। तो जो कश्मीर का जो है वाजवान है, जिसको कि वेडिंग के समय भी काफ़ी ज़्यादा सर्व किया जाता है, तो उसी फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस किया। कश्मीर के बारे में एक और जानकारी आपको होना चाहिए कि सेफ्रॉन जो है उसका भी वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। सेफ्रॉन भी आप देखिए कि उगाया जाता है कश्मीर के अंदर ही, जो करिवाज का फॉर्मेशन होता है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।